हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो यहाँ इस लेक्चर में भी कुछ पढ़ाने नहीं वाला, आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करने के लिए एक लेक्चर है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मैथ्स का पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। देखो, मैं आप सभी रिवीजन में लगे हैं, मैं ये बात जानता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा लेक्चर 15 मिनट से भी बिल्कुल कम का हो। तो बिल्कुल तेजी से पॉइंट्स बोलूंगा, हर पॉइंट को बारीकी से सुनना। देखो क्या क्या पॉइंट्स है। तो मैथ्स में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि पेपर प्रेजेंटेशन सिर्फ एसएसटी के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में या किसी सब्जेक्टिव पेपर में होता है। मैथ्स के पेपर में भी प्रेजेंटेशन का एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे प्रेजेंट करना और किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, अब इस बात को बताने से पहले बात को समझो। आपने पेपर लिख लिया, पेपर सबमिट हो गया, पेपर आपका चेकर कॉपी चेक करेगा। अब देखो, जब चेकर चेक करने आता है ना, तो उसके पास एक टाइम फ्रेम होता है। मान लो 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब वो चाहेगा कि 2 घंटे में वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करके जाए, क्योंकि उसको पर कॉपी कुछ अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा या कह लो सीबीएसई के द्वारा। तो वो चाहता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करे। अब वो ये करने के लिए देखो क्या करता है, वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चेकिंग करता है। मतलब वो आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, वो आंसर शुरुआत पढ़ेगा, सीधे आंसर देखेगा, या फिर कोई बीच का एक स्टेप पढ़ेगा, सीधे आंसर देखेगा। उतने में उसको अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा लग जाता है कि आपने सही बनाया होगा कि नहीं। तो इससे यह पता लगता है कि आपका फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे गलती मत करना। पहली चीज तो ये। अब देखो यहां पे ये मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो आप उसको एक साफ सुथरा पेपर दोगे ना, तो उसका मूड बन जाता है। मूड बनने का मतलब है कि उसको समझ में आ जाता है ना कि इसने शुरुआत के 4-5 पन्ने में कोई गलती नहीं की है, तो ये काफी शानदार स्टूडेंट है और ये शुरुआत के 4-5 पन्ने में बहुत सही आंसर लिख रहा है। तो उसके बाद वो ना बिल्कुल आप पे ढिलाई दे देगा। मतलब शुरुआत के 4-5 पन्ने तो हो सकता है वो आपके ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़े, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर देखेगा, आपका आंसर देखेगा, क्वेश्चन नंबर देखेगा, आंसर देखेगा और नंबर देते जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। तो कोशिश करना शुरुआत के 4-5 पन्नों में कोई गलती ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिना किसी कट के होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। वो आपके क्वेश्चन पे आपके आंसर कॉपी का फेट डिसाइड करेंगे, आपके आंसर कॉपी का नसीब डिसाइड करेंगे शुरुआत के 4-5 पन्ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सॉल्व फ्रॉम सेक्शन D2। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा। ये पॉइंट सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अच्छे खासे सैंपल पेपर, मतलब कि एटलीस्ट 5-6 सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है, या जिन्होंने बिल्कुल भी सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया है, उनके लिए तो एकदम ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना। क्या पॉइंट है कि हमेशा सेक्शन डी से सेक्शन ए पे जाओगे, यानी आप स्टार्ट करोगे सेक्शन डी से, एंड करोगे सेक्शन ए पे। इसका रीजन बता रहा हूं, सुनना तुरंत। देखो, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं ना, तो क्या होता है कि शुरुआत में जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम थोड़ा स्लो रहते हैं, आराम आराम से काम करते हैं, तो बहुत आराम आराम से लिखते हैं। तो मान लो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप सेक्शन ए से, आपको आता सब है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आता नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, तो क्या होगा, आप आराम आराम से शुरुआत में लिखोगे। तो जो काम आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा, वो काम आपका 1.5 घंटे में होगा। तो आप आधे घंटे से क्या करने लगोगे, लैग करने लगोगे। अब इसका खामियाजा आपको लास्ट में आगे भुगतना पड़ेगा। क्यों? अब आप अचानक घड़ी देखोगे तो आप देखोगे आधे घंटे बाकी हैं और मेरे 4 नंबर के 4 सवाल बाकी हैं। अब आप हो जाओगे नर्वस, आप हो जाओगे पैनिक, आती हुई चीज को करने लगोगे गलत, या फिर क्या कर दोगे, भूल जाओगे चीजों को। ये अवॉइड करने के लिए ही कहता हूं कि हमेशा सेक्शन डी से ए पे आना। क्यों? क्योंकि थोड़े आराम आराम से भी चलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन डी और सी में आपको ऑलरेडी थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, तो वहां पे वो चीज कंपनसेट हो जाती है। इससे होगा ये कि मान लो आप अचानक घड़ी देख रहे हो, आप आराम आराम से भी पेपर बना रहे थे, लेकिन आधे घंटे में आप देख रहे हो कि सेक्शन ए के 10 सवाल बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप थोड़ा फास्ट होना भी क्या कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां सेक्शन ए में सिर्फ आंसर से मतलब होता है, किस मेथड से बना रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से मेरी पर्सनली क्या रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी कि आप सेक्शन डी से शुरू करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे खासे सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके रखे हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। अगर वो सेक्शन ए से शुरू करते हुए सेक्शन डी पे पहुंच जा रहे हैं और उतने प्राइम टाइम फ्रेम में पहुंच जा रहे हैं कि रिवीजन के लिए भी आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा निकाल पा रहे हैं, तो उस अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। लास्ट मोमेंट पे कोई स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने या तो बहुत कम सैंपल पेपर प्रैक्टिस किए हैं या बिल्कुल भी नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। अब देखो, ये चीज मैं आपको बता दूं, कोई टीचर कितना भी कह ले कि पेपर इजी आएगा, ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में हाई रहेगा, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वहां पे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। बेसिक आसान रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ रहेगा, तो उस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से रिवीजन करके जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, बी कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अक्सर मैं स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखता हूं। वो क्या करते हैं, सवाल बनाते रहेंगे। मान लो 3 नंबर का एक वॉल्यूम एंड सरफेस का सवाल बना रहा है, आधे पॉइंट पे आके उसको लगने लगेगा
अरे यार लगता है कुछ गलती कर दी, फिर से बार पढ़ के देखता हूं, फिर से स्टेप चेक करने लगेगा। ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना कि जो लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं, और वो कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट तक मेंटेन करके रखना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपका पेपर जल्दी खत्म करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो जब आप रिवीजन करोगे ना तो वो गलती पकड़ा जाएगी आपसे। तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहो कि रिवीजन टाइम में आपको आपकी गलती मिल जाएगी अगर होगी तो। इसलिए कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कि दोबारा कंफ्यूज होकर स्टेप देखने की जरूरत ना पड़े। और ये कॉन्फिडेंस आता है सैंपल पेपर बनाने से। तो अभी भी कह रहा हूं, टाइम है, जितने दिन बचे हैं उसमें कम से कम रोज एक एक से लेके दो सैंपल पेपर, रिवीजन के साथ साथ सैंपल पेपर भी लगाओ। अब ये ध्यान रखना, सैंपल पेपर जब लगाओगे अभी इस टाइम फ्रेम में, तो क्या आपको करना है कि आपका पेपर जिस टाइम से शेड्यूल रहता है, यानी कि आपका 10:30 से 1:30 बजे तक अगर पेपर होता है, तो आप भी अपने घर में रोज एटलीस्ट एक सैंपल पेपर 10:30 में एग्जैक्टली लगाना बैठ जाओगे और 1:30 बजे उठोगे। जब दिमाग ये काम रोज हर एक दिन करेगा ना, तो खुद मेंटली प्रिपेयर रहता है कि 10:30 बजे आपका दिमाग हाई कंसंट्रेशन मोड में चला जाएगा। कितना भी एग्जाम के माहौल में आप नर्वसनेस में रहो, कितना भी आप अंडर कॉन्फिडेंट रहो, कितना भी प्रेशर में रहो, कितना भी आप डरे सहमे रहो, लेकिन जैसे ही 10:30 घड़ी में बजेंगे, आपका दिमाग का क्लॉक अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा अब मुझे हाई कंसंट्रेशन मोड में जाना है, और वो बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा और आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। जो बात कही है ध्यान रखना। आगे देखो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। इस पॉइंट का बहुत ही खासा मतलब है। मतलब यह है कि जो सवाल में ऑप्शन है उसमें तो ठीक है, एक नहीं आता है दूसरा बना लोगे, लेकिन जिस सवाल में ऑप्शन नहीं है और वो बिल्कुल नहीं आता, तो क्या करोगे? सवाल में जितनी चीजें आपको आती हैं, उस सवाल में जितने स्टेप तक आपको बनाना आता है उतना जरूर लिखना, उतना जरूर लिखना। क्योंकि सीबीएसई में मैथ्स के पेपर की यही खासियत होती है कि हर स्टेप का स्टेप मार्किंग होता है। इसी वजह से आपको कोई सवाल अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें जितना आता है उतना जरूर लिखना, कि एटलीस्ट उसमें आपको कितने नंबर मिल सकते हैं उतने मिल जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डोंट स्किप इंपॉर्टेंट स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट ये कह रहा है कि देखो, कोई भी 3 और 4 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें स्टेप्स होते हैं। तो हर एक बड़े क्वेश्चन में, जैसे प्रूफ डैट का क्वेश्चन है, कोई बड़ा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि ये स्टेप उसकी जान है, वो स्टेप्स उसमें से मिस नहीं होने चाहिए। तो हमेशा अपने सवाल में इस चीज का ध्यान रखना कि किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेप को स्किप ना करो जो उस क्वेश्चन की जान है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एग्जामिनर कैसे चेक करता है, वो आपका पूरा सवाल नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं है उसके पास। वो आपके सॉल्यूशन में वही जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, मान लो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें से वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखेगा, आंसर देखेगा, नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। उसी में वो समझ जाएगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, डोंट ब्रेक ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने गलती करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है। एक नंबर कहीं और बनाएंगे, दूसरा नंबर पता नहीं कहां बना देंगे, तीसरा नंबर कहीं और, अपनी मन मर्जी से कहीं कोई सवाल कहीं बना देंगे। ये नहीं करना है। अगर पीछे से शुरू कर रहे हो तो 40, फिर 39, 38 ऐसे करते हुए एकदम ऑर्डर में, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर आगे से शुरू कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए आगे जाना है। ऑर्डर क्वेश्चन का नहीं ब्रेक होना चाहिए। और ध्यान क्या रखना है कि मान लो उसमें से कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, आधे मिनट सोचा, नहीं बना, आगे बढ़ गया, उसके लिए लेकिन स्पेस दे देना, एक अंदाज के हिसाब से उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना कि जब रिवीजन करने का टाइम आए और पूरा पेपर सॉल्व हो जाए तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो नहीं बना था, उसको बनाएंगे और उसके बाद रिवाइज करेंगे। तो हमेशा याद रखना, ऑर्डर ब्रेक नहीं करना क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको जो आंसर कॉपी मिलती है, अब आपका काम होना चाहिए, जैसे ही आपको एग्जामिनर बोले नाउ यू कैन ओपन योर आंसर कॉपी या नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग, तो क्या करोगे? तुरंत अपने आंसर कॉपी पे क्या करोगे? आपके कॉपी पे जो राइट साइड होती है उसमें उंगली का इतना हिस्सा, किसके के लिए? रफ के लिए। हमेशा हर पेज में ये मार्जिन बनाओगे अपने पेज के राइट साइड, यानी आगे भी पीछे भी। पीछे मान लो कॉपी आपकी खुल गई तो ऐसी दिखेगी, तो अपने मार्जिन बनाएंगे हर पेज के राइट साइड इतने दूर, हर पेज में मार्जिन बनाएंगे रफ के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई कैलकुलेशन चेक करनी है, कोई मल्टीप्लाई का सीन बन रहा है कि इतना इंटू इतना करना है, वो सारी चीजें रफ में करेंगे। तो रफ का ये मतलब नहीं है कि रफ में एकदम स्क्रैबल कर दिया, बिल्कुल ये नहीं करना है। रफ भी आपको थोड़ा सा नीट रखने की कोशिश करनी है। रफ की खासियत ये होती है कि आपके मेन आंसर में गलती के चांसेस ये घटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है यहां पे, हाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पेपर ऐसा लिखो ना कि एग्जामिनर को मेहनत कम लगे। अब ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई। मैंने आपको क्या बोला कि देखो, अपना पेपर का प्रेजेंटेशन ऐसा रखो ना कि एग्जामिनर को चेक करने में मेहनत ना लगे। अब एग्जामिनर को चेक करने में मेहनत कैसे लगती है? एग्जामिनर, आपने क्या किया, पेपर में बहुत ज्यादा कट्टम कुट्टी कर दी, एकदम काट दिया, पीट दिया। मान लो कहीं किसी आंसर को यहां लिखा है, कहीं कोई आंसर यहां लिखा है, तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है
मेहनत लग रही है, जितनी देर में वो 2 कॉपी चेक कर लेता, आपकी 1 कॉपी में अटका है, तो गुस्सा कहां निकालेगा? आपकी कॉपी पे नंबर काट के निकालेगा। ये गुस्सा उसको नहीं करना है, आपको बिल्कुल उसके माइंड को फ्रेश और कूल रखना है। वो कैसे रखोगे? साफ सुथरा कॉपी रख के। तो एग्जामिनर को मेहनत नहीं करवानी है, मेहनत करवाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत हो जाएगी। समझ गए बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सारी चीजें सैंपल प्रैक्टिस करने से आएगी। सैंपल पेपर बिल्कुल प्रैक्टिस करो, बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट देखो, जिस जिस क्वेश्चन में डायग्राम है या कंस्ट्रक्शन है या जहां जहां पेंसिल का यूज होना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। और देखो, पेंसिल स्ट्रोक करना भी एक कला है। पेंसिल स्ट्रोक करने का क्या मतलब है कि जब आप पेंसिल से कोई डायग्राम बनाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है इतना हल्का बनाएंगे और पता नहीं किस जमाने की कौन सी एचबी पेंसिल उठा के लेके चले जाते हैं कि दिखता ही नहीं है डायग्राम क्या है। कुछ की आदत होती है इतना जोर से बनाएंगे कि पीछे के सर्कल आगे बनाना था, पीछे की पेज में ऑटोमेटिक सर्कल बन जाता है। थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे तो सर्कल फट के ही बाहर आ जाएगा। तो ना ये करना है ना ये करना है। एक प्रॉपर अच्छी सी एचबी पेंसिल खरीदनी है, किसी भी ब्रांड की। कौन सी? एचबी पेंसिल खरीदनी है ब्रांड की, किसी भी अच्छी सी। और उसके बाद क्या करना है आपको? जो थोड़ी डार्क कलर की हो, जनरली अप्सरा की यूज कर सकते हो आप, अच्छी एचबी पेंसिल होती है उसकी। और क्या करोगे? उससे हमेशा एक मीडियम स्ट्रोक से इतनी स्ट्रोक कि डायग्राम भी क्लियर देखे, पीछे दाग भी ना हो, और तरीके से डायग्राम बनाओगे। और सर्कल बनाना है तो ये मतलब नहीं फ्री हैंड बना दिया, इतने कलाकार नहीं हो रहे हो आप। हमेशा अपने पास प्रॉपर कंपास वंपास रखना कि कहीं पे भी डायग्राम की जरूरत पड़े, स्केल यूज हो रहा है तो स्केल यूज करेंगे, कंपास यूज हो रहा है तो कंपास यूज करेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम को भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो डायग्राम पेंसिल वाले सेक्शन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ज्यादा मिटाने की जरूरत ना पड़े। और अगर ऐसा लिखोगे ना मीडियम स्ट्रोक से कि मिटाना भी पड़े तो उससे दाग नहीं छूटता, ताकि आपका डायग्राम अभी भी क्लियर दिखता है मिटने के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। अब ये जितने पॉइंट है ना, इस पॉइंट को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इनको देख लो। क्या? हमेशा रिवीजन करते समय जिन जिन क्वेश्चन के आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी नंबर में आंसर आ रहा है ना, वो सारे क्वेश्चन के डबल चेक करोगे रिवीजन के समय। कि मान लो कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना था कर्व सरफेस एरिया का, तो क्या करोगे? जब रिवाइज कर रहे हो तो उतना पोर्शन, खासकर जितने पोर्शन से आपने नंबर्स पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट किया है, उसको एक बार तरीके से रिवाइज करके देखोगे कि वही सोल्यूशन आ रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे आपके टोटल अलॉटेड मार्क्स का आधा से 1 नंबर तक अलॉटेड होता है। तो आंसर गलती करोगे तो वो आधा से 1 नंबर सीधे कट सकता है। इसी वजह से उसको रिवीजन के समय प्रॉपर टाइम देना है। और क्या आपको कह रहा है? ग्राफ पेपर का यूज बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में लग रहा है ग्राफ लगेगा, ग्राफ लगाना। अब यहां पे ध्यान देना, ग्राफ पेपर कई बार जब आपको एग्जामिनर कह रहा है ना कि अब ग्राफ अटैच करो, तो ग्राफ अटैच करके ही लिखना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे भाड़ में जाए एग्जामिनर की बात, मैं तो अपना लिखता रहूंगा, लास्ट में करूंगा। अब वो क्या करेगा? मान लो आपका पेपर छीन ले, ग्राफ पेपर तुमने लगाया नहीं, क्या कर लोगे तुम? इसलिए जब वो एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ग्राफ पेपर आप लगा ले अपने कॉपी पे, तो उसी समय लगा लेना। अब देखो, ग्राफ पेपर में सबसे ज्यादा गलती कहां होती है, जहां मेरे भी 1 नंबर कटे थे, वो पॉइंट वो होता है ना जब आप स्केल लिखने में गलती करते हो। हमेशा ग्राफ में स्केल जरूर लिखना है। स्केल कैसे लिखोगे? ऑन एक्स एक्सिस, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू फलाना यूनिट, देयरफॉर 1 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू डैश यूनिट। अगेन 10 स्मॉल डिविजन ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू फलाना यूनिट, देयरफॉर 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू डैश यूनिट। या फिर इसको लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना यूनिट भी करके लिखते हैं। हमेशा डबल स्केल, एक x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए, जरूर लिखना अपने ग्राफ पेपर पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। ये वाली पॉइंट मैंने आपको बता दी, आंसर पे आधे मार्क्स होते हैं तो उसको डबल चेक करते हैं हम हमेशा। अब देखो, आपके पूरे पेपर का 33% सवाल, मतलब कि 13 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे होंगे ना जिसमें इंटरनल चॉइस होगा, ये बनाओ या ये बनाओ। तो जो शुरुआत के 15 मिनट मिलते हैं ना, इसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है। इसको इफेक्टिवली यूज करने का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस 15 मिनट में कोशिश करना कि 7 से 8 मिनट में ये डिसाइड कर लो कि जितने और वाले सवाल है उसमें कौन सा बनाना है। उसी समय डिसाइड कर लेना, बाद में कंफ्यूजन में मत रहना। और बचे हुए जो 7 मिनट या 8 मिनट होंगे ना, उसमें जितने 1 नंबर वाले सवाल है ना, जो चुटकियों पे मुंह जुबानी बनते हैं, जिसके लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं है ना, उसको वहीं पे बना के रख लेना। क्यों? ताकि जब सीधे पेपर लिखने की बारी आए तो वो टाइम आपका बचे। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो 180 मिनट का पेपर है वो 187 मिनट का हो जाएगा। क्यों? ये 7 मिनट आपने यहां पे अपने यूज कर लिए। तो ये सारी चीजें याद रखना, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। अब देखो, ये वाली पॉइंट मैंने आपको बता दी, प्रायोरिटाइज और सेक्शन ऑर्डर, कि किस तरीके से किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहां पे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसके बाद कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं। अब ये फाइनल पॉइंट पे लेक्चर को एंड करते हैं कि देखो, जिनको आदत होती है ना कि वो अपना आंसर इस तरीके से लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो वो आदत बदलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिखना। लेकिन जिनको ऐसे लिखने की आदत है, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, वो ऐसे ही लिखना। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही सही है, लेकिन इसको ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये लिख दोगे, बार बार कह रहा हूं, तो नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने की आदत है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना क्या क्या लिखा है।
कि सही तरीका क्या होता है। कुछ लोग अपने हिसाब से यूनिट में परिवर्तन कर देते हैं, वो नहीं करना है। जैसे लिखा है इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। जहां पे सबसे ज्यादा यहां पे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, वो पॉइंट मैंने बता दिया कि दोनों ही सही है। बिल्कुल ये मत सोचना कि ये लिख दूंगा तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। आई होप आपको लेक्चर से काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।